Dear students, most welcome on my YouTube channel. Today we will study Flamingo Poetry of class 12th English Literature. Dear students, I want to say this is the most important class for you all. If you are board exam students, then this is the most important class for you. So don't miss this class and fix your 3 marks. अगर आप इस क्लास को मिस नहीं करते हैं, गारंटी है मेरी, आपके 3 नंबर मैं पक्के कर दूंगा, श्योर है। वो इससे बाहर आ ही नहीं सकता है सेंट्रल आइडिया। तो आपको क्लास को मिस नहीं करनी है। हम यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट जो हैं, हम उनके सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ देंगे। आप उन सेंट्रल आइडियाज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करिए और तैयार करके रखिएगा। और आप देखेंगे कि इनमें से ही कोई एक होगा 100%। लास्ट में हम आपको बताएंगे 4 हैं ये, 4 में से हम 2 आपको स्पेशल बताएंगे जो आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है और निश्चित तौर पे उन्हीं 2 में से कोई एक रहेगा 100%। तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, बट आपको क्या करनी है, क्लास को मिस नहीं करनी है और बिल्कुल भी ध्यान से क्या करना है, सुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो पोएम है माय मदर एट 66, और इसको कंपोज किया है कमला दास ने। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है वो शुरू करते हैं और इसके बाद हम आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन जो सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ दिया है, और पोएम को थोड़ा सा आपको क्या करना है, पढ़ करके रखना है। पोएम को पढ़ने के बाद सो लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, इस पोएम को कमला दास ने कंपोज किया है और कमला दास अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर पे गई थी, और कहीं ना कहीं जब उनसे वो फिर वापस जाने लगती हैं अपने घर, तो उन्हें बड़ा दुख होता है अपनी माँ को देख करके, उनके बुढ़ापे पर, और उन्हें लगता है कि उनकी माँ क्या हो गई हैं, वृद्ध हो गई हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। दिस पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एजिंग, लव एंड फियर ऑफ लॉस। ध्यान दीजिएगा, ये कविता जो है वो बुढ़ापे, प्रेम और खोने के भय को क्या करती है, दर्शाती है। द पोएट वाइल ट्रेवलिंग विथ हर मदर रियलाइजेज the harsh reality of aging as she observes her mother's pale, lifeless face। कवित्री जब अपनी माँ के साथ यात्रा कर रही होती है तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी माँ अब क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। यानी कि जब उन्होंने उसके पीले चेहरे को देखा, अपनी माँ के पीले चेहरे को देखा, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अब उसकी माँ क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। और ये कहीं ना कहीं कवित्री के लिए, कमला दास जी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्या था, ये एक दुख जैसा था, बहुत बड़े दुख जैसा था। हालांकि उन्हें इस सच्चाई को क्या करना था, स्वीकार करना था। नेक्स्ट लाइन। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर मदर्स एजिंग एंड द वाइब्रेंट आउटसाइड वर्ल्ड हाईलाइट्स द इनविटेबिलिटी ऑफ टाइम। करें कि जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मतलब जो एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास में क्या है कि उनकी माँ क्या हो रही है, वृद्ध हो रही हैं, उनकी माँ बूढ़ी हो रही है। और बाहर के जो नज़ारे हैं, जब वो कार में बैठ करके बाहर के नज़ारों को, वातावरण को देखती है, तो उसे अपना बचपना याद आ जाता है। वो सोचती है कि बचपन में वो भी इन्हीं बच्चों के तरीके से जो है क्या करती थी, खेलती थी, कूदती थी। और आज जो, तब उसकी माँ कहीं ना कहीं उसको डांट देती थी या बोल देती थी, आज उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई है, लेकिन क्या हो गई है, वृद्ध हो गई है। अब उन्हें चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट। डिस्पाइट हर सॉरो द पोएट हाइड्स हर इमोशंस एंड बीड्स फेयरवेल विथ अ होपफुल स्माइल। ध्यान दीजिएगा, हालांकि अपनी भावनाओं को छिपाकर मुस्कान के साथ वो अपनी माँ को क्या करती है, अलविदा करती है। वो अपने इस इमोशंस को क्या करती, छिपाती है। उससे पता था कि अगर वो अपनी इमोशन को जाहिर करेगी, वो रो देती है या उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, तो
तो उसकी माँ और ज़्यादा क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, और ज़्यादा उन्हें दुख होगा और ज़्यादा तकलीफ होगी। दो शी फियर्स लूजिंग हर मदर फॉर एवर, हालांकि वो हमेशा, उसके मन में ये डर रहता है कि वो हमेशा के लिए अपनी माँ को क्या कर सकती है, खो सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, डिस्पाइट हर सारो, यहाँ से हम मार्किंग करके चलेंगे, कहाँ से, यहाँ, डिस्पाइट डिस्पाइट हर डिस्पाइट हर सारो द पोएट हाइड्स हर इमोशंस एंड बीड्स फेयरवेल विथ अ होपफुल स्माइल। अपनी जो दुख थे, अपना जो दुख था, अपनी जो भावनाएं थी, अपने जो इमोशंस थे, अपना जो एक अलगाव का दर्द था उसकी माँ को लेकर के, वो उसे क्या करती है, पोएटेस, कवित्री, उसको छिपा देती है और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए वो क्या करती है, वो अपनी माँ को फेयरवेल करती, फेयरवेल मतलब अलविदा करती है। लेकिन हालांकि ध्यान दीजिएगा, दो सी फियर्स लूजिंग हर मदर फॉर एवर, यद्यपि उसके मन में हमेशा यह डर रहता है कि वे अपनी माँ को हमेशा के लिए क्या कर सकती है, खो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन फ्यूचर पता नहीं वो अपनी माँ से फिर से मिल पाएगी अथवा नहीं मिल पाएगी। तो ये पूरा सेंट्रल आइडिया है इस चैप्टर का। और डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से, आप लोगों की समझ में आया भी होगा। कोई भी अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। कोई सुझाव भी हो तो दिया करिए। आप हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, आपके लिए मैं बिल्कुल समर्पित हूँ, लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको कुछ चीज़ें कहीं अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा सिंपल किया जा सकता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई आप हार्ड वर्ड कोई भी चीज़ हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। लेकिन इन चीज़ों को फिर से आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो माई मदर एट 66, इसकी पोएटेस हैं कमला दास, और पोएटेस कमला दास हैं, और उन्होंने इस पोएम को क्या किया है, कंपोज किया है। तो चलते हैं, ये हमारा हो गया पहला पोएम। सेकंड पोएम पे, सेकंड पोएम हमारा है कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा ने इसको जो है क्या किया है, कंपोज किया है। तो कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा के द्वारा जो है किया गया है, कंपोज किया गया है। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। चलिए हम देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम एडवोकेट्स पीस, साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, वो शांति, मौन और आत्मचिंतन की आवश्यकता को क्या करती है, दर्शाती है। जैसा कि अगर आपको याद हो तो पैब्लो नेरूदा साहब ने कहा था कि हमें क्या करना है, बिना रुके हमें क्या करना है, हमें 12 तक गिनते चले जाना है और फिर 12 तक काउंट करने के बाद हमें बिल्कुल क्या हो जाना है, शांत हो जाना है। तो यहाँ देखिए, द पोएम एडवोकेट्स पीस, साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये कविता शांति, मौन और आत्मचिंतन की आवश्यकता को क्या करती है, दर्शाती है। द पोएट अर्जेस ह्यूमैनिटी टू पुश फ्रॉम देयर बिजी लिव्स, स्टॉप हार्मफुल एक्शंस एंड एम्ब्रेस स्टिलनेस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। करें, कवि जो है पैब्लो नेरूदा लोगों से आग्रह करते हैं, अर्जेस मतलब आग्रह करना, कि कुछ समय के लिए वे अपनी व्यस्त दिनचर्या को रोक कर क्या कर लें, मौन धारण करें, और इसके बाद क्या करें, इसके बाद वो आत्मविश्लेषण करें। यानी कि कुछ समय के लिए आपको क्या करना है, अपने काम को बंद कर देना है। बंद कर देने का मतलब निष्क्रिय होने से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केवल और केवल थोड़ा सा समय निकाल करके आपको क्या करना है, लोगों से मिलना है और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। He believes that this moment of quietness will help people realize the importance of harmony, leading to a more peaceful and sustainable world। ध्यान दीजिएगा, He believes that this moment of quietness will help people
realized the importance of harmony leading to a more peaceful and sustainable world। उनका ये विचार है, उनका ये मानना है कि ये जो ठहराव होगा ये मनुष्यों को अपने विनाशकारी कार्यों पर सोचने और आपसी समझ बढ़ाने का क्या देगा, चांस देगा, अवसर देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जिससे दुनिया अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण क्या हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, उनका ये विचार था कि अगर लोग अपने काम को बंद करके अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो कुछ समय के लिए ऐसा होगा कि लोग अपने जो उनके विनाशकारी कार्य हैं उस पर सोचेंगे और आपस में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, ये अवसर मिलेगा। और इससे क्या होगा, इससे दुनिया में और अधिक शांति और सामंजस्यपूर्ण क्या होगा, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनेगा, यानी सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनेगा। यानी लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातें करेंगे, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसको सुनेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज लोग तो अपने आप में ही क्या रहते हैं, पर डे खोए रहते हैं। हाउएवर द पोएट डज नॉट प्रमोट कंप्लीट इनएक्टिविटी बट रेदर थॉटफुल एक्शन। देखिए, ये सारी चीज़ें कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि कवि निष्क्रियता की बात करता हो। निष्क्रियता का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल काम धंधा सब बंद कर दें और आराम से क्या रहें, सोए पड़े रहें, अपने बारे में पता चला सोच नहीं रहे बल्कि सो रहे हैं। ठीक है, तो सोना नहीं है बल्कि सोचना है, आत्ममंथन करना है, आत्मचिंतन करना है अपने बारे में, लोगों के बारे में, और उनकी समस्याओं को सुनना है और आपस में भाईचारे को क्या करना है, बढ़ाना है। हालांकि कवि क्या करता है, कला की निष्क्रियता की बिल्कुल बात नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, बट रैदर थॉटफुल एक्शन, बल्कि सोच समझ कर किए गए कार्यों की क्या करता है, वकालत करता है। जैसे कवि ने पोएम में क्या बताया था कि अगर आप कुछ समय तक अपने कार्यों को बंद करते हैं, रोकते हैं, तो जैसे जो नमक निकालने वाला व्यक्ति है, जहाँ उसको चोट लगी हुई है हाथ में, घाव उसका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसे थोड़ा समय देगा, उसको देखेगा, तो वो घाव क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जैसे घाव पे मलहम लगाने से ही ठीक होगा ना, मरहम की जगह अगर हम नमक लगा रहे हैं तो वो घाव बढ़ेगा कि घटेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस पूरे, अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें कीपिंग क्वाइट के, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कवि शांति, मौन और आत्मचिंतन की आवश्यकता को बताते हुए बताता है कि वह लोगों से आग्रह करता है कि वे कुछ समय अपनी व्यस्त दिनचर्या को निकाल करके क्या करें, मौन धारण करें और आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें। उसका मानना है कि ये जो ठहराव होगा वो मनुष्य को अपने विनाशकारी कार्यों पर सोचने और आपसी समझ को बढ़ाने का अवसर देगा, और इससे दुनिया में क्या होगा, इससे दुनिया में और ज़्यादा क्या होगा, सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनेगा, दुनिया में आपसी समझ बनेगा, शांति बढ़ेगी। हालांकि कवि निष्क्रियता की बात बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा सोच समझ कर किए गए कार्यों की क्या करता है, वकालत करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको निष्क्रिय नहीं बनना है, लेकिन आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, और ये आपको भी है, क्लास 12 के विद्यार्थियों को भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका पेपर है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कैसी तैयारी की है, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आप कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकें। देखिए, सेंट्रल आइडिया अगर आपके दिमाग में फिट है, एक्सप्लेनेशन आपको पता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और 3 नंबर 3 मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, अपने श्योर कर सकते हैं, पक्के कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम चलेंगे। थर्ड जो पोएम है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, सुंदरता की एक वस्तु। ध्यान दीजिएगा, ये पोएम जॉन किट्स ने लिखा है, बहुत ही ग्रेट। जॉन किट्स वाज अ ग्रेटेस्ट पोएट ऑन हिज टाइम। वो अपने समय के बहुत ही महान कवि थे और उनकी बराबरी का कवि होना संभव नहीं था उस समय,
जिस समय वो थे। तो इस कविता का, इस पोएम का जो है, जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि 1 मिनट, यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। This poem conveys that beauty is internal and provides everlasting joy। इस कविता में ये बताया गया है कि सौंदर्य जो है वो शाश्वत होता है और जीवन में क्या लाता है, आनंद लाता है। Keats explains how beautiful objects, whether in nature, art or noble deeds, offer comfort and refresh the human soul। कीट्स इस बात की व्याख्या करते हैं कि प्रकृति, कला और नेक कार्यों में निहित सुंदरता हमें सुकून देती है और हमारे मन को क्या देती है, ताजगी प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, कीट्स इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात को बताते हैं कि जो सुंदरता होती है वो प्रकृति, कला और नेक कार्यों में जो निहित सुंदरता है वो हमें क्या देती है, सुकून देती है और हमारे मन को क्या देती है, ताजगी प्रदान करती है। रिफ्रेश द ह्यूमन सोल, और हमारे मन को क्या करती है, सोल मीन्स आत्मा, हमारी आत्मा को ताजगी प्रदान करती है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ हार्डशिप्स, ब्यूटी एक्ट्स एज अ हीलिंग फोर्स, हेल्पिंग पीपल ओवरकम निगेटिविटी, पेन एंड डिस्पेयर। कह रहे हैं कि जीवन में संघर्ष और दुख के बावजूद सौंदर्य हमें सकारात्मकता और आशा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में संघर्ष और दुख के बावजूद सौंदर्य हमें सकारात्मकता और आशा प्रदान करता है। द पोएट emphasizes that true beauty never fades but continues to inspire and uplift generations। कवि ये भी कहता है कि सच्ची सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती है, बल्कि पीढ़ियों तक प्रेरणा का क्या बनी रहती है, स्रोत बनी रहती है। ध्यान से समझिएगा कि सुंदरता कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और ये कभी फीकी नहीं पड़ती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक तरीके से क्या करती है, इंस्पायर का काम करती है, इंस्पिरेशन बनी रहती है, प्रेरणा का काम करती है। एक बार फिर से हम इस सेंट्रल आइडिया को देखेंगे जो जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। दिस पोएम कन्वेज दैट ब्यूटी इज इंटरनल एंड प्रोवाइड्स एवरलास्टिंग जॉय। ये कविता जो है, इस कविता में बताया गया है इस बात को कि जो सौंदर्य होता है वो क्या होता है, शाश्वत होता है और ये जीवन में क्या लाता है, आनंद लाता है। कीट्स एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, वेदर इन नेचर, आर्ट और नोबल डीड्स, ऑफर कंफर्ट एंड रिफ्रेश द ह्यूमन सोल। कीट्स हमें ये बताते हैं कि प्रकृति, कला और नेक कार्यों में निहित सुंदरता हमें सुकून देती है और हमारे मन को क्या देती है, फ्रेशनेस प्रदान करती है, ताजगी प्रदान करती है। इसके अलावा इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ हार्डशिप्स, ब्यूटी एक्ट्स एज अ हीलिंग फोर्स, हेल्पिंग पीपल ओवरकम निगेटिविटी, पेन एंड डिस्पेयर। दुनिया में संघर्ष और दुख के बावजूद भी सौंदर्य हमें सकारात्मकता और आशा प्रदान करता है। इसके साथ ही कवि ये भी कहता है कि द पोएट emphasizes that true beauty never fades but continues to inspire and uplift generations। जो सच्ची सुंदरता होती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती है, बल्कि पीढ़ियों तक वो प्रेरणा स्रोत बनी रहती है, यानी कि हमेशा ये हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। और सुंदरता क्या होती है, ये शाश्वत होती है और जीवन में क्या लाता है, ये आनंद लाता है। तो ये सेंट्रल आइडिया नंबर 3 है पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, यानी कि सुंदरता की एक वस्तु। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के क्या है, बाघ। ठीक है, इस सेंट्रल आइडिया में उठिए आंट जेनिफर के बाघ के बारे में बताया गया है कि मतलब जो महिलाओं की स्थिति होती है, जो महिलाओं की आज के समय में स्थिति है या पहले के समय में थी, वो कहीं ना कहीं
उनके दमन और उनकी स्वतंत्रता की जो आकांक्षा होती है उसको दर्शाती है, इच्छा को दर्शाती है। सो लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। द पोएम हाईलाइट्स वीमेन्स ऑपरेशन एंड देयर अनफुलफिल्ड डिजायर टू फ्रीडम। यह कविता महिलाओं के दमन और उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षा को क्या करती है, दर्शाती है। आंट जेनिफर्स ट्रैप्ड इन ए पैट्रियार्चल मैरिएज। आंट जेनिफर एक पुरुष सत्तात्मक समाज में क्या है, कैद हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड फाइंड्स एस्केप थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी वेयर सी क्रिएट्स फियरलेस एंड पावरफुल टाइगर्स। जहाँ वे अपने जीवन में निर्बल महसूस करती हैं, और ध्यान दीजिएगा उन्होंने इसके लिए क्या किया, अपनी असल की ज़िंदगी में वेयर सी क्रिएट्स फियरलेस एंड पावरफुल टाइगर्स, उन्होंने अपनी असल की ज़िंदगी में बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद भी, फिर से समझिएगा, आंट जेनिफर महिलाओं के दमन और उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षा को यहाँ पे दर्शाती हैं। आंट जेनिफर जो कि एक पुरुष सत्तात्मक समाज में कैद हैं, वहाँ वे अपने आप को क्या करती हैं, निर्बल महसूस करती हैं। हालांकि निर्बल महसूस करने के बाद भी अपनी असल ज़िंदगी में बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद भी आंट जेनिफर ने वे कढ़ाई में यानी कि किसी चीज़ पे, जैसे गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होगा कढ़ाई करना यानी किसी चीज़ पे उकेरना, जैसे किसी पर्दे पर किसी फिगर को, किसी डायग्राम को बनाना, तो वे कढ़ाई में निडर और शक्तिशाली बाघों को क्या करती हैं, उकेरती हैं। ठीक है। These tigers symbolize the strength and confidence that she lacks in her own life। और ये जो बाघ होते हैं ये स्वतंत्रता और साहस के प्रतीक हैं, जो आंट जेनिफर की अनकही इच्छाओं को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने जिन बाघों को उकेरा है, बाघ को ही क्यों उकेरा है, क्योंकि बाघ जो है वो उनकी शक्तिशाली इच्छाओं, उनके स्वतंत्रता की क्या है, साहस के प्रतीक हैं, तो इसलिए उन्होंने बाघ का ही डायग्राम जो है उस पर उकेरा है। और इसके अलावा ये उनकी जो अनकही इच्छाएं हैं, जो इच्छाओं की उन्होंने क्या नहीं की है, चर्चा नहीं की है, उसकी क्या है, ये लोग उसको दर्शाते हैं। तो इसके बाद इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा, द टाइगर्स विल कंटिन्यू टू सिम्बोलाइज हर अनस्पोकन डिजायर्स। ये जो बाघ हैं उनकी इच्छाओं और स्वतंत्रता के जो सपने हैं उसको क्या करेंगे, जीवित रखेंगे। वाइल सी रिमेन्स बर्डेंड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी। हालांकि वे खुद सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, द टाइगर्स विल कंटिन्यू टू सिम्बोलाइज हर अनस्पोकन डिजायर्स। और ये जो बाघ हैं उनके अनकही इच्छाओं और स्वतंत्रता के सपनों को क्या करेंगे, जीवित रखेंगे। जबकि वाइल सी रिमेन्स बर्डेंड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी, जबकि वे खुद सामाजिक बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाती हैं। यानी कि वे एक ऐसे समाज में रहती हैं जो क्या होता है, पुरुष सत्तात्मक होता है। पुरुष सत्तात्मक मतलब जहाँ पे पुरुष प्रधान, यानी कि पुरुषों का क्या हो, वर्चस्व हो। इस वजह से आंट जेनिफर अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में कहीं ना कहीं क्या होती हैं, असफल होती हैं। तो उन्होंने एक पर्दे पर कढ़ाई करके उन्होंने क्या किया, बाघ के चित्र को उकेरा। और जो ये आंट के बाघ थे, ये जो बाघ के फोटो थे, वो इसलिए उन्होंने बाघ को ही बनाया क्योंकि वो निडर और शक्तिशाली थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि ये जो बाघ हैं वो स्वतंत्रता और साहस के प्रतीक हैं, जो उनकी इच्छाओं को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। हालांकि अपनी उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद ये जो बाघ हैं वो भले ही उनकी इच्छाओं को, जो अनकही इच्छाएं थी या उनके जो स्वतंत्रता के प्रतीक थे, वो बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आंट जेनिफर सामाजिक बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाती हैं। वो इसी सामाजिक बंधन में क्या रहती हैं, बंधी रह जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 4 सेंट्रल आइडियाज ऑफ 4 स्पेशल पोएम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम. You prepare it, you learn it very well,
अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इन चारों में, ये तो चार बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी दो ऐसे कौन से हैं जो जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे